हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, क्लास 9 से क्लास 10th में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए स्टार्टिंग वीडियो है। और ये चैप्टर वन आपका वास्तविक संख्याएं। उस चैप्टर 1 से आपका पहली जो एक थ्योरम निकलती है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड जो है एक इजिप्ट या मिस्र के रहने वाले, मिस्र मैं लिख देता हूँ, मिस्र के एलेक्जेंड्रिया, मिस्र का एक एलेक्जेंड्रिया प्रांत है, वहाँ के रहने वाले इनको माना जाता है। और इन्होंने गणित से संबंधित जो काम किया है, एक बहुत अच्छा इन्होंने संकलन तैयार किया है, जिसको इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स, ELEMENTS, इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में वो गणित से जितने भी इनकी थ्योरम वगैरह इनके टाइम्स की और इनके टाइम से पहले की जो भी थ्योरम थी वो इन्होंने इसमें एलिमेंट्स में 13 अध्यायों में उनको संकलित किया है। तो इससे पहले के जो इनके गणित के विद्वान हुआ करते थे वो थेल्स, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप थोड़ा देखेंगे इनको, ये थेल्स हैं। देखिए, ये यूनानी वैज्ञानिक, ये यूनानी गणितज्ञ थे। ये थेल्स की फोटो है। थेल्स, इनका समय था 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व। तो इन्होंने, थेल्स ने गणित में सबसे पहली उपपत्ति, सबसे पहला प्रूफ थेल्स ने दिया था। सबसे पहला प्रूफ थेल्स ने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जो व्रत होता है, व्रत आप जानते हैं, व्रत गोला, ये व्रत इस तरीके से यहाँ बना देते हैं। ये जो व्रत होता है, इसका जो केंद्र है, इससे होकर जाने वाली ये जो इसकी जीवा है, इसको व्यास कहते हैं। ये व्यास व्रत को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये इन्होंने प्रूव किया था। देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उपपत्ति प्रूफ प्रदान की। यह उपपत्ति इस कदर की थी कि व्रत का व्यास व्रत को दो समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करता है। थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम आपने पढ़ा होगा, 572 ईसा पूर्व, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की, अनेक ज्योमेट्रिकल जो इन्होंने रिसर्च करी, खोज करी, और ज्यामितीय के सिद्धांतों को अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईसा पूर्व तक जारी रही, करते गए ये काम। और एक 300 ईसा पूर्व तक जो है कई और इनके साथ गणितज्ञ इनके साथ ही रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए। इसी समय मिस्र में, अब देखिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में क्या है, अलेक्जेंड्रिया देखिए लिखा हुआ है, गणित के एक शिक्षक यूक्लिड, ये भी टीचर थे, जैसे हम लोग टीचर हैं वैसे ये भी टीचर थे गणित के, इनको मैथ्स अच्छा लगता था, पढ़ते थे। यूक्लिड ने उस समय तक के ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया कि इन्होंने एक कलेक्शन बनाया, कंपाइल किया, जितनी भी चीज़ें उस वक्त गणित को लेकर जो प्रूफ थी वो सारी चीज़ें इन्होंने एक जगह इकट्ठी कर दी, और उन्होंने इनको एलिमेंट्स के नाम से इन्होंने वो पुस्तक तैयार करी। अभी एलिमेंट्स के जो रचनाकार थे जिन्होंने एलिमेंट्स बनाई वो यूक्लिड थे, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। तो इस व्यवस्थित के एलिमेंट्स 13 अध्यायों में विभक्त है, 13 जो है चैप्टर्स में इन्होंने रखा है एलिमेंट्स में, और इसको प्रत्येक को एक पुस्तिका माना कि 13 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया और अभी तक के ज्ञान को कंपाइल कर दिया। कंपाइल मतलब संकलित कर दिया। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। अब जब हमारे पास कोई ज्ञान, हमारे पास लिखित ज्ञान होगा, तभी वो अगली जनरेशन तक जा पाएगा। तो इन्होंने ये जो काम किया ये बहुत जो है क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। अब यूक्लिड जो थे बच्चों, ये रहने वाले थे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के। अब मिस्र कहाँ है? और ये हमारे, इससे पहले मैंने बताया जो ये थेल्स हैं, ये वाले, ये थेल्स रहने वाले थे यूनान के, यूनान और मिस्र। और ये सब ये जो इलाके हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे अभी देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये देख रहे हैं आप, ये तो अफ्रीका है, और ये आपका एशिया है, एंड यहाँ आपका ये वाला यूरोप, ये यूरोप है। यूरोप में ये तो अमेरिका है, देखिए ये अमेरिका है, ये भी अमेरिका है, इन सबसे आप परिचित हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो इलाका है यूरोप का, ये निचला इलाका, ये इलाका कहलाता है आपका ग्रीस। ये जो मैंने उसमें अंदर जो है गोले के अंदर लिखा है, ये ग्रीस है। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं बच्चों, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ये ग्रीस एक्चुअली, ये ग्रीस ही यूनान है। ये यूनान बोलते हैं ना, आपने यूनान सुना होगा कई बार, यूनान, ये ग्रीस ही को ही यूनान कहा जाता है। अब ग्रीस को यूनान क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी थोड़ी बात बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये भूमध्य सागर में एक छोटा सा सागर है जिसका नाम आयोनियन सी है, आयोनियन सागर। तो आयोनियन सी से ये जो इलाके यहाँ यूनान, ग्रीस के वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ के जो इलाके थे, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने चार वो थी, जनजातियाँ थीं। उनमें से एक जो है, उन्होंने अपने आप को इस सागर के नाम पे क्या बोलना शुरू कर दिया, आयोनियन लोग। और यही आयोनियन लोग आगे बढ़कर इन्होंने आयोनियन और उससे बनता गया यूनान। तो यूनान जो है यहाँ के लोगों के, रहने वाले लोगों को कहा जाने लगा। तो ये छोटी सी बात थी जो पता होनी चाहिए आपको। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता था, और यहीं के थे हमारे थेल्स। ये जो थेल्स थे, थेल्स जिनकी मैंने फ़ोटो दिखाई थी आपको अभी, ये वाले थेल्स, ये वाले, ये जो थेल्स हैं ये वहीं यूनान के हैं, यूनानी हैं ये।
उसके बाद हमारे जो ये यूक्लिड आए हैं, ये जिनका ऑफिशियल फ़ोटो मैंने बताया आपको, ये यूक्लिड है। यूक्लिड जो है ये कहाँ के हैं, ये हैं मिस्र के। अभी मिस्र कहाँ है, देखो मैं दिखाता हूँ। मिस्र बच्चों ये इजिप्ट अफ्रीका में, ये जो ऊपर का एक आप कंट्री देख रहे हो, इस कंट्री का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट जो है इसको ही मिस्र कहा जाता है। क्या है ये, यही मिस्र है, इसी को मिस्र कहा जाता है, इसी को इजिप्ट कहा जाता है। जैसे भारत को इंडिया कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है, वैसे ही इसको भी इजिप्ट कहा जाता है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, एक और मैं अलग से आपके लिए स्लाइड बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए मिस्र का ये वाला जो अलेक्जेंड्रिया इलाका है, यहाँ के थे ये हमारे यूक्लिड। ये यूक्लिड देखिए यहाँ के रहने वाले थे। इस तरीके से पढ़ना चाहिए बच्चों। सारी चीज़ें आपकी जो पढ़ाई से संबंधित है वो दिमाग में जब क्लियर होती हैं तो फिर पढ़ने का मज़ा कुछ और ही आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ये यहाँ के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे हमारे जो यूक्लिड थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें हम। तो यहाँ सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले आपको आप ये ध्यान रखिए कि आप पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो बेसिक्स जो है प्रिंसिपल्स क्या थे भाग करने के, वो हैं अगर हम 36 को हम माना 5 से भाग कर रहे हैं, इस तरीके से करते हैं हम। 36 को 5 से भाग कर रहे हैं, 36 को 5 से भाग किया तो अब देखिए 5 7 बार चलेगा, 5 7 35, ठीक है, एक बच गया। तो इसको बच्चों लिखने का तरीका, इसमें दो संख्याओं का मैंने यूज़ किया, एक संख्या थी 36 और दूसरी संख्या थी 5। तो सबसे पहले आप एक प्रिंसिपल बना लीजिए अपना, एक सिद्धांत इनको समझने के लिए कि जो बड़ी संख्या है, ये जो बड़ी संख्या होगी, कोई भी दो संख्याओं को हम अगर आपस में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या को हम a मान लेते हैं, ये हमारी क्या हो गई a, और छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं। तो ये बस छोटी सी बात है, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। अब इसको हमेशा मैं बड़ी संख्या को, ये जो है बड़ी संख्या को मैं क्या मानूंगा, a मानूंगा, और हमेशा छोटी संख्या को मैं b मान लूंगा। बस इसको आप ध्यान में रखिए, अभी आपको तुरंत पूरा यूक्लिड समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या को आपने क्लासिफिकेशन सीख लिया। अब दो चीज़ें और बची, देखिए इस बड़ी संख्या को तो आपने मान लिया था a, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और छोटी संख्या को मान लिया था आपने b। अब यहाँ दो चीज़ें बची हैं, एक तो हमारा ये जो शेषफल आया है और एक हमारा जो ये भागफल आया है। तो जो शेषफल आया है बच्चों, शेषफल को हम मान लेते हैं r। ये जो शेषफल है इसको मैं कह देता हूँ r रिमाइंडर होता है इंग्लिश में, इसलिए r बोल दिया है। और ये जो भागफल आया है, ये जो 7 है ये वाला, इस भागफल को मैं कह देता हूँ q। बस यही चार चीज़ें हैं। मैं शेषफल को कह रहा हूँ क्या, मैं शेषफल को कह रहा हूँ r, ये लिख दिया मैंने, और भागफल को कह रहा हूँ q। तो हमारी चार शब्द इस उसमें प्रश्नावली में जो है चार शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या और एक भागफल और एक शेषफल। तो मैं लिख देता हूँ, हमेशा हम बड़ी संख्या को मानेंगे a, छोटी संख्या को मानेंगे क्या मानेंगे b हमेशा, और भागफल भागफल को हमेशा हम मानेंगे q, और शेषफल को हमेशा हम मानेंगे r। बस ये चार चीज़ें a b q r, ये आपने ध्यान रखनी है इस पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर समझने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको आगे समझाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। इसमें बस छोटी संख्या, बड़ी संख्या, भागफल और शेषफल, क्या बताया मैंने, मेरे साथ बोलिए, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, भागफल और शेषफल, यही चार चीज़ें होंगी। तो अब देखिए, अगर हम दोबारा से मैं तुम्हें कुछ भाग करने के लिए दे रहा हूँ, माना मैं 215 देता हूँ आपको भाग करने के लिए। 215 को आपने किससे भाग करना है, आपने 215 को भाग करना है 3 से, ठीक है, छोटी संख्या ले लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। तो 3 सते, देखो यहाँ पर 3 सते 21, पूरा कट गया, 5 उतरा नीचे, ये अगली संख्या उतरती है, आपको पता ही है अगली संख्या नीचे उतर जाती है, 5 उतर। अब कितनी बार चलेगा, 3 कम 3, कितना बच गया, इसको हम घटाते हैं, कितना बच गया 2। अब हमारे पास देखो दो संख्याएं थी, मैंने भाग करने को कहा आपको, एक संख्या थी 215 और दूसरी संख्या थी आपकी 3। बड़ी संख्या कौन सी है 215, छोटी संख्या कौन सी है 3। तो मैंने कहा, मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि जो आपकी बड़ी संख्या होगी उसको आप क्या मानेंगे, बड़ी संख्या को आप मानेंगे a, और छोटी संख्या को मानेंगे आप b, और जो शेषफल बचेगा इसको मानेंगे आप r, और जो भागफल होगा उसको मानेंगे आप q। बस ये कहानी हमारी इतनी सी ही है। तो देखो बच्चों, ये हमने भाग करके देखा, तो यहाँ पर आपको अगर मैं ये बड़ी संख्या को इस तरीके से लिखूं कि 215 जो था यहाँ पर आपका 215, ये किसके बराबर था, ये जो आपने जिससे आपने भाग किया वो 3 गुणा q, ये जो है आपका जो हमारा भागफल है 71 प्लस r कितना है, r आपका 2 है। तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। देखिए बताइए, नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए। इसमें आपने लिखा इसको 215, ये 215 था, 215 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या किसके बराबर है, बड़ी संख्या बराबर है जो जिससे आप भाग कर रहे थे, छोटी संख्या गुणा जिसमें आपने जितनी बार भाग चलाया, जो आपका ये आया भागफल,
छोटी संख्या में भागफल की गुणा करी, छोटी संख्या है आपकी 3 थी, इसमें भागफल की गुणा करी आपने 71 की, और जो रिमाइंडर बचा वो जोड़ दिया, तो आपको वापस से वही संख्या मिल जानी 215। तो ये हम हर जगह कर सकते हैं, ये तो 215 का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और छोटा करके देखते हैं, आपको जल्दी और समझ में आ जाएगा। इसमें भी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाया आपने, उसमें भी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही लगेगा। अभी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, यही है हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। इस चैप्टर में हम ये इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ में दोबारा से देखो, थोड़ा छोटे छोटे हम भाग करके देखते हैं, और हमें उन पे बेस प्रिंसिपल के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 65 छोटी सी संख्या ले लेते हैं, इसमें मैं भाग करता हूँ किससे बच्चों, मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ। अब देखिए दो संख्या ली मैंने, एक तो 65 और एक 23। तो 65 को मैंने क्या कहा, इसको मैं मान लेता हूँ ए, और 23 को मान लेता हूँ मैं बी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या को मैं बड़ी संख्या को मैं क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, छोटी संख्या में क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही करूँगा, दो छोटी संख्या होंगी और दो संख्या होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। अब उसके बाद मैंने भाग किया तो ये माना 2 बार चलेगा, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 46, अब यहाँ से माइनस हुआ, 15 में से 6 गया 9, और 5 में 4 गया 1, 19 बच गया। तो 19 क्या बच गया बच्चों, ये जो 19 है, ये 19 हो गया आपका शेषफल, ये हमारा शेषफल है, इसको मैं कहता हूँ आर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 19 हमारा, ये करने पर 19 हमारा क्या आया, ये हमारा आर है, और ये ऊपर जो आया है हमारा, ये हमारा भागफल है, इसको भागफल कहते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 19 हमारा क्या है आर, ये क्या है हमारा शेषफल। और यहाँ पर हमारा अगला है 2, ऊपर जो 2 आया है इसको हम कहते हैं क्यू। हमें हमेशा ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, जो आएगा ये भागफल, इसको बोलेंगे हम क्यू। तो ये क्यू को, ये हमारा क्या है, भागफल। ठीक है, तो ये बस 4 चीज़ें हैं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, शेषफल और भागफल। तो इसको में लिखने का जो तरीका होता है ये होता है बच्चों, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब बताइए ए की जगह क्या है, ए की जगह बड़ी संख्या, वही बड़ी संख्या हमारी 65, इज इक्वल टू बी की जगह क्या है बताइए, बी छोटी संख्या हमारी, बी छोटी संख्या तो 23 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाई इसके साथ क्यू जो हमारा क्वेश्चन है 2 आया है अभी ये वाला हमारा ये 2 है, ये 2 प्लस आर कितना है, आर 19 आया है। बस इतनी सी बात है। इस चीज़ को आप लिखना जो है, एक बार आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसमें आप 2 संख्याओं को भाग देंगे और उसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, जहाँ a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है, q जो है इसका भागफल है और r इसका शेषफल है। तो इस तरीके से जब आप लिखना सीख जाएंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ जाता हूँ। तो जब आप इस तरीके से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना सीख जाएंगे बच्चों, तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको जब भाग हम किसी चीज़ में, कोई संख्या में करते हैं, तो भाग करने के बाद उस संख्या को आप लिखने का जो तरीका होता है, भाग तो ठीक है, आपने भाग तो आप जानते ही हैं, आपने पुरानी क्लासेस में भाग करना सीखा है, मगर उसको लिखने का तरीका क्या है, तो उसका लिखने का तरीका हमने अभी आपने सीखा। तो इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी है बच्चों यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। अब प्रमेयिका और एल्गोरिदम, दो चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये प्रमेयिका और एल्गोरिदम। प्रमेयिका के बारे में ये आप जान लीजिए बच्चों कि प्रमेयिका जो होती है वो एक सिद्ध कथन होता है, जो हम किसी कथन को सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है और हम उसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं प्रमेयिका। और एल्गोरिदम क्या होता है, जब हम किसी समस्या को हल कर रहे होते हैं, तो जो स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 में आपने वन में आपने कुछ करा, कोई एक स्टेप काम किया, स्टेप नंबर 2 में आपने कोई दूसरा काम किया, स्टेप नंबर 3 में आपने कोई तीसरा काम किया, और उसके बाद आपने लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो जो स्टेप्स हैं ये कहलाते हैं एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और इसका जो एल्गोरिदम है, इस चैप्टर में वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद हम इसमें बात करी, अगर हम डिवाइड करते हैं a को b से, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक देखिए, आपने संख्या रेखा देखी है, ये संख्या रेखा इस तरीके से थी, इधर मैं कहीं समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। ये संख्या रेखा थी, संख्या रेखा में यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, इस तरीके से बढ़ते थे। इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इधर बढ़ते थे हम। तो ये सब क्या थे, ये पूर्णांक थे। इन पूर्णांकों में कुछ तो हैं धनात्मक पूर्णांक, कुछ हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और एक ये 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों की, यानी कि इनमें से कोई एक, 1 से लेकर 4 तो ये जो बढ़ रही है, ये सीरीज आगे एंड सो ऑन बढ़ती रहेगी, इनमें से किसी एक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, मान लिया हमने धनात्मक है, एक a है एक b है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो बच्चों, आपने पहले पढ़ा है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो बढ़ती हैं, नेचुरली हम चीज़ों को गिनने में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी प्राकृत संख्या। जब इनमें हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। तो उन्हीं की बात कर रहा है ये, कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
Q और R विद्यमान हो सकती हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मगर R यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 से तो या तो बराबर या बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए इस लाइन का क्या मतलब है हम देखते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम भाग करते हैं, हम दो संख्या, एक बड़ी दो संख्याएं हैं माना, देखिए यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं 25 और एक संख्या ले लेते हैं हम 3। तो हम इन दो संख्याओं में 25 में और 3 में हम देखते हैं कि एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या से भाग दिया जा सकता है, छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या से भाग जाएगा ही नहीं। तो अब जब आप भाग देंगे, इसमें 25 में हमने भाग दिया 3 से, तो 3 अठे 24, ठीक है, एक बच गया। तो यहाँ पर जो एक है ये क्या है, इसको हमने आर माना है, ये जो एक है ये आर है। इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान जो है यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, ये एक की बात कर रहे हैं, एक का मान कितना हो सकता है, ये जो हमारा इसका क्या बी है, इसको हमने बी मानते हैं, ये बी होता है, अंदर वाला ए होता है। तो एक इस आर का मान कितना हो सकता है, इस आर का मान इस बी से छोटा हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर बड़ा बचेगा, यहाँ पे 4 बच गया माना, एक की जगह 4 बचता, तो 4 तो बच ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 से आप भाग दे रहे हैं तो एक बार और बढ़ जाएगा, फिर 8 की जगह 9 होना चाहिए था, आपने भाग ठीक नहीं किया, इसका मतलब यानी कि आर का मान कभी भी जो है बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से बड़ा नहीं हो सकता अगर भाग आप सही दे रहे हैं तो यहाँ पर आर जो है बी से छोटा होगा हमेशा। तो ये यही कहता है, ये वाली लाइन जो बोलती है आर बी से छोटा है। अच्छा, आर जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा भाई, या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, हो सकता है यहाँ पूरा पूरा कट जाए, यहाँ 25 5 पंजे 25, अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं 25 में, सपोज 25 में, तो 5 पंजे 25, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ तो 0 बच गया, तो 0 बचा तो आर का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, मगर इस जो यहाँ पर बी है, इस बी से मतलब यहाँ जो भाजक है, इस बी से हमेशा आर का मान छोटा होगा, छोटा होगा हमेशा। तो ये है बच्चों इस लाइन का मतलब कि आर का मान जो है बी से छोटा है और 0 से या तो बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से हमने दो डिजिट पे हम बात करेंगे, हर जगह उस 2 डिजिट में एक बड़ी होगी यहाँ पर और एक छोटी होगी, तो बड़े वाली में छोटे वाली से आप भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो कुछ शेषफल बचेगा, कुछ भागफल बचेगा, और कुछ क्या होगा आपका शेषफल, भागफल, भाजक, भाज्य, ये सब जो है आएंगे उसमें भागफल में। तो इसको लेकर हम एक चीज़ बच्चों क्लियरिफाई हो जाती है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ कि भाज्य भाज्य बराबर हमेशा होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस लाइन को अगर याद कर लें या देख लें, याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये समझ लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य देखो, भाज्य हमारे भज्जी देखें, हमारे जो है बॉलर और ऑलराउंडर इंडियन क्रिकेट टीम में, तो भज्जी अकेले ही जो है सबके बराबर है, तो आप ये भाज्य से याद रखिएगा इसको, भाज्य बराबर अकेले किसके बराबर है, इन सब के बराबर है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो आने वाले जो प्रश्न है वो इसी पर बेस्ड है। तो इस लाइन को आप इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल मैं कह रहा हूँ, इसको आप a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई को नहीं बोले तो बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम किसी भी दो संख्याओं का जो भाग होगा उसको रख सकते हैं भाग करने पर, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। इसमें अब अगली स्लाइड जो है क्या है, एल्गोरिदम के बारे में। अब एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए ये हमारे ये भी एक गणितज्ञ हैं, देखते हैं क्या इनके बारे में है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ी 2-4 लाइनें। एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, देखिए अभी प्रमेयिका के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एल्गोरिदम शब्द क्या होता है। एल्गोरिदम एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये स्टेप्स होते हैं, जब हम कोई प्रश्न को कर रहे होते हैं तो उनके जो उसके जो स्टेप्स हैं, किसी प्रश्न को, समस्या को हल करने के लिए जो एक विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है, उसको हम एल्गोरिदम की जो है शब्द से उसको पहचानते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं, एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, चरणों का मतलब स्टेप्स की श्रृंखला होती है, जिसमें जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। देखो अभी एल्गोरिदम वर्ड कहाँ से आया, बेसिकली एल्गोरिदम क्या स्टेप्स है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन को करने के लिए जो आप स्टेप 1 में कुछ करते हो, स्टेप 2 में कुछ करते हो, स्टेप 3 में कुछ करते हो, तो ये जो स्टेप्स हैं क्या हैं, इनको हम एल्गोरिदम बोल रहे हैं। अभी कह रहा है शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला
से लिया गया है। अब देखिए अलजेब्रा जो आप बोलते हो ना, अलजेब्रा वास्तव में क्या है, ये इन्हीं के नाम से लिया गया है। इन्होंने कोई पुस्तक लिखी होगी हिसाब अलजबर, तो हिसाब किताब की किताब थी, तो उन्होंने हिसाब अलजबर से इसका नाम अलजबरा हो गया। तो प्रमेयिका देखिए, अभी हमने इस प्रमेयिका के बारे में बात की थी। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। प्रमेयिका क्या होती है? जो चीजें सिद्ध की जा चुकी हैं वो प्रमेय है, जिन और इसे एक अन्य कथन की दृष्टि से को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम कोई दूसरी चीज सिद्ध कर रहे होते हैं तो जो पहले चीज सिद्ध की जा चुकी है उसकी हेल्प ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रमेयिका कहलाती है। और जो स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, किसी समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप्स हमने लिखे हैं उनको हम क्या करें? एल्गोरिदम। अब देखिए ये हैं आपके मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये भी जो है इन्हीं की पुस्तक हिसाब अल जबर से अलजबरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला चैप्टर आ गया, पहला 1.1 का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहली तो आप इसको इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये यूक्लिड की विभाजन थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इसका बच्चों, इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज़ हम कर रहे हैं एच सी एफ को निकालने के लिए। एच सी एफ को निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए एच सी एफ निकालने के लिए, एच सी एफ तो आप जानते थे कि एच सी एफ किस तरीके से निकालते हैं हम। माना हमारे पास कोई 2 डिजिट है, एक चलिए एक्स है एक वाई है, तो हम एक्स के टुकड़े कर लेते थे। माना यहाँ पर 2 3 4 5 इसके जो है फैक्टर्स आए, यहाँ पर जो है इसके जो है गुणनखंड आ गए। तो हम क्या करते थे, जो कॉमन कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं है, तो ये जो कॉमन कॉमन है इनको लिख लेते थे और इनकी मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या मिल जाता था? एच सी एफ मिल जाता था। इसको बोलते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एच सी एफ इस तरीके से गुणनखंड करने वाला जो आपका तरीका था, इस गुणनखंड करने वाले तरीके से आप छोटी संख्याओं का एच सी एफ निकाल सकते थे। अगर आपके पास बड़ी संख्या दे दी, माना हम बात करते हैं 4052 और 12576, माना ये 2 संख्या दे दी मैंने, इसका एच सी एफ निकालिए। तो यहाँ आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतनी पता नहीं किस किस से कटे ना कटे, कोई ऐसे संख्या हो बीच में जो बड़ी संख्या से कट रहा हो माना, तो यहाँ पर आपके जो इसके गुणनखंड करेंगे उसको करने में तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए एक सरल विधि की जरूरत पड़ी जिससे कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एच सी एफ निकाल पाएँ। तो ये सरल विधि क्या थी? ये सरल ही विधि थी हमारी यूक्लिड वाली। तो ये देखिए जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रह गया, इसको भी मिटा लेते हैं, रुकिए। हाँ, अब देखिए, अब मैंने कहा एच सी एफ निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, बड़ी संख्याओं के एच सी एफ निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी यूक्लिड की विभाजन थ्योरम की। तो विभाजन थ्योरम हमने अभी तक सीखी, ये होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए एक संख्या थी और बी दूसरी संख्या थी जिसमें कि ए बड़ी थी, तो आपने भाग किया। भाग करने के बाद आपका इस फॉर्म में आपने रखने के लिए आप रख सकते हैं किसी भी भाग करने के बाद उस डिजिट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए इज इक्वल टू बी क्यू पर आर प्लस आर जो है ये प्रमेयिका हो गई इसकी यूक्लिड की। अब इसका प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। अब अभी मैंने बताया कि एच सी एफ निकालने के लिए आप टुकड़े किया करते थे पहले, तो टुकड़े हम अब नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उनमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे 200, पहला क्वेश्चन है 1.1 का, इसमें 135 और 225 इसका हम एच सी एफ निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए बेसिकली 225 ये हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में ही आप छोटी संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस तरीके से 135। अब देखिए कितनी बार चलेगा भाग? एक ही बार चलेगा, 2 बार तो इसका 270 हो जाएगा, तो यहाँ पर 135। अब देखते जाइए होता क्या है। यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से यहाँ हासिल आई, 12 में से 3 गया 9, तो ये 90 बच गया बच्चों यहाँ पे। अब आपने दूसरा स्टेप यहाँ पर देखिए, यहीं पर आप एक इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको अब इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये भाग शेषफल, इसको बोलेंगे शेषफल, शेषफल जो ये आपका 90 आया। अब आप क्या करोगे? यहाँ से इस शेषफल एक भाग का निशान बना के शेषफल से भाग दोगे किसमें? ये जो ऊपर जो जिससे आपने भाग दिया था 135, 135 आपने लिख दिया। अब देखिए 90 का 135 में कितनी बार जाएगा? 90 का 135 में जाएगा एक ही बार, तो यहाँ 90 लिखा हमने, तो ये 5 बच गया और यहाँ पर 4 बच गया, तो यहाँ 45 आ गया। तो अब फिर मैं कलर चेंज करता हूँ। अच्छा 45 आ गया। अब 45 के पास आप फिर से भाग का निशान बना दो। जो रिमाइंडर बचता रहेगा, जो शेषफल बचता रहेगा, आप उसके पास भाग का निशान बनाते रहेंगे जब तक कि वो लास्ट में कट ना जाए। तो आपने भाग का निशान बना दिया 45, 45 के आगे भाग का निशान। अब ये वाली जो संख्या थी जिससे आप भाग कर रहे थे, ये आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको, ये है 90 हमारी। अब 45 से 90 में आप कटा, 90 दूनी 45 दूनी 90, ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो अब जैसे ही पूरा पूरा कट जाता है तो जो लास्ट में जिससे आपने भाग किया वही आपका एच सी एफ होता है। इतनी सी बात है बस इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आपका एच सी एफ क्या हुआ? ओवरऑल आपका यहाँ पर एच सी एफ हो गया
5। अब आपने लिखना भी सीखो है, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो अभी अभी हम बात कर रहे हैं, इसी रूप में लिखना भी है इसको। अब लिखेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पर a क्या है, बड़ी संख्या क्या है, a क्या है, बड़ी संख्या है। a हमें लिख देता हूँ, a क्या है, बड़े वाली बड़ी संख्या है, और b क्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हम अगर हम पहले स्टेप को अगर हम लिखें तो पहला स्टेप हम कैसे लिखेंगे? बड़ी संख्या 2 2 5 है, 2 2 5। देखिए ये अलग है, हाँ, ये यहाँ मैं ऐसे डिज़ाइन बना देता हूँ, यहाँ पर हम करेंगे काम को। 2 2 5 इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा मैं, बताइए? 2 2 5 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है यहाँ पर? छोटी संख्या। देखो अभी हमने लिखा बी छोटी संख्या है, तो बी छोटी संख्या 135 है, 135। क्यू कितना है? क्यू तो 1 ही है भाई, तो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर कितना है? आर आपका जो रिमाइंडर बचा था 90। ये आ गया आपका पहला स्टेप। 225 इज इक्वल टू 135 गुणा 1 प्लस 90। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा 235 इज इक्वल टू 135 गुणा 1 प्लस 90। ये हुआ इसका मतलब। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने से पहले अब हमारे पास क्या ले लेंगे हम यहाँ से उठाएंगे। देखो कलर चेंज करने दो। हम यहाँ से उठाएंगे किसको? यहाँ से उठाएंगे हम एक तो 135 को उठाएंगे, बड़ी संख्या, और एक ये 90, क्योंकि इसका तो काम हो गया, 225 का तो काम हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। 135 को उठाएंगे और 90 को उठाएंगे। अब 135 और 90 में बड़ी संख्या कौन सी है? 135 है। तो 135 यहाँ पर हमने भाग किया, ये वाली इस वाली लाइन पे आ गए हम, इस वाली लाइन पे। यहाँ पर देखिए आप, इस वाली लाइन में। तो यहाँ पर देखिए आप, 135 बड़ी संख्या थी, तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ भाई इसको। 135 बराबर कितना आया मेरे पास? 135 को जब मैंने भाग किया तो 90 से भाग किया, तो बी यहाँ पर क्या है? 90। क्यू कितना है? क्यू यहाँ पर भी 1 है, ये क्यू होता है ये वाला। बी क्यू प्लस आर कितना है यहाँ पे? आर यहाँ पर आया 45, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45। अब देखिए, अब 135 का काम भी हो गया, इसकी छोड़ो। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे 90 को और 45 को। 90 45 को भाग किया, बड़ा कौन सा है? 90, बड़े को पहले लिखेंगे। 90 इज इक्वल टू बी क्यू। बी था हमारा, दूसरी छोटी संख्या बी थी, तो 45 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना हुआ? क्यू यहाँ पर देखो 2 आया है, ये वाला 2, ये क्यू है। बी क्यू 2 प्लस आर कितना आया है? आर तो भाई यहाँ पे 0 हो गया, ये जो हमने यहाँ पर देखा तो ये 0 हो गया था। 90 में से 90 माइनस हुआ, 0 बचा। इसको हम क्या कहते हैं? आर। तो यहाँ पर आर 0 हो गया। तो जहाँ पर आपका आर 0 हो जाए, वहाँ पर जो आपका बी होगा वही आपका बच्चों HCF होगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ लास्ट में, जिससे पूरा पूरा कट जाए, 45 से पूरा पूरा कट गया था, तो ये 45 हमारा क्या हुआ? HCF हो गया। बस यही आपकी इस चैप्टर की थीम है, और यही तरीका है SCF निकालने का, शॉर्ट मेथड। जो लंबा तरीका था, वो लंबे तरीके में आप करते थे गुणनखंड, और उसमें कॉमन लेते थे, मगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जब हम किसी बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो गुणनखंड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक नई विधि इजाद की गई, जिसमें कि मैंने जो प्रोसेस बताया वो किया, तो हमारा इसमें आंसर आ गया। चलिए हम एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आपको जल्दी समझ में आएगा, और वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि एक बार और आप इसको देख लें। जैसे इस बार हम ये ले लेते हैं, जस्ट ए मोमेंट प्लीज़, पहले लेते हैं। हाँ, इस बार हम लेते हैं 420 और 130। 420 और 130 इससे भाग कर रहा हूँ, तो 420 बच्चों यहाँ पर क्या है? ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारा a होगा। देखो 420 क्या है? हमारा a होगा, और ये छोटी संख्या 130 है, ये हमारा b होगा। तो हमने जब भाग किया इसको, तो कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4 बार तो नहीं चलेगा, 3 ही बार चलेगा। तो 13 3 39, 39 और 0 की 0, ये आ गया 0, और यहाँ से हासिल आ गया, और ये बच गया 12 में से 9 गया 3। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर बन गया। ये रिमाइंडर को अब हम बना देंगे क्या? भाजक, और यहाँ पर बना देंगे भाग का निशान, और हमारे पास जो यहाँ पर ये था जिससे हमने भाग किया था, ये पहुँच जाएगा अब अंदर इसके यहाँ पर, और ये हम लिख देंगे यहाँ 130। अब देखिए भाग करके इसमें कितना आता है? 3 चौक 4 बार चलेगा, लगभग 12, 120 आ गया। बचा कितना? 10। अब देखिए, अब इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो 10 बच गया। हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर भाग का निशान लगा देना है, और ये जो 30 था इसको पहुँचा देना है वापस अंदर। यहाँ 30 आ गया, तो 10 तियाँ 30, यानी कि पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो अब देखिए पहले स्टेप को लिखने का तरीका देखिए बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ जाएगी। पहले स्टेप को हमने कैसे लिखा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a हमारे पास क्या है? 420, तो 420 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना? 130 प्लस आर कितना बचा था? देखो यहाँ पे 30, ये वाला, ये हमारा आर था पहले केस में। तो यहाँ पर बी क्यू 3 था, मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। बी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू 3 था, प्लस आर यहाँ पर 30 था, 30।
इस तरीके से हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप दूसरे पेन से लिखेंगे, नहीं इससे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्रीन पेन से। चलिए दूसरा स्टेप, यहाँ पर हमने 130 को पकड़ना था और यहाँ से 30 को पकड़ना था, तो 130 पड़ा है तो ए ये बन गया। अब तो 130 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना आया देखो, बी अब हमारे पास 30 बन गया, तो 30 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना है 4 प्लस आर, आर रिमाइंडर कितना बच गया 10, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अब इसका काम तो हो चुका है 130 का। अब यहाँ पर बचा 30 और 10, तो जब हमारा 30 और 10 में ए 30 बना, यहाँ पर 30 बना इज इक्वल टू बी क्यू, बी हमारा 10 बन गया था, ये वाला बी बन गया था, तो 10 क्यू हमारा यहाँ 3 था प्लस आर 0 बच गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आए, यहाँ पर ये आर था, आर जैसे ही 0 हो तो यहाँ पर नज़र डालनी है आपने, बी क्या था, रिमाइंडर 0 होते ही बी क्या था ये पता चल जाए, देख लीजिए यहाँ से, तो यही आपका होगा बच्चों एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस लिए करते हैं, एच सी एफ निकालने के लिए करते हैं। एच सी एफ क्योंकि गुणनखंड वाला तरीका हमारा क्या हो जाता, बड़ा मुश्किल आ जाता, उससे जो है जान को भी खतरा हो सकता है ज़्यादा, अगर हम एच सी एफ निकालने के लिए गुणनखंड जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए जो गणित पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमें ईजी मेथड, जानलेवा कहने का मतलब है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे अपने लिए, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, मेथड्स को समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इसके आगे प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।